Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I'm back with new video, and in this session we will discuss about the types of cross pollination. So cross pollination or xenogamy simply means the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of another plant also. तो एक बहुत बेसिक चीज क्या है यहाँ पे कि सपोज दिस इज अ anther and filament which is present over the one plant. Okay, तो ये एक first plant है and it produces pollen grain which transfers to the stigma, okay, stigma of another plant. तो ये two different plants हैं जिसमें pollen grain जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो क्रॉस पॉलिनेशन और xenogamy की अडेप्टेशंस हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. जो लोग न्यू हैं मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of another flower that is of another plant. तो प्लांट जो है, ये जो टू प्लांट्स हैं जिसमें एक को पॉलन ग्रेन रिलीज करना है और स्टिग्मा किसी दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है, यानी डिस्टेंस है इन दोनों प्लांट के बीच में. तो ये अंडरस्टूड है ना कि सम एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एजेंट्स हमें चाहिए जो इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल हो. बात समझ में आ गई आपको? अदरवाइज ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं होगा टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट. सो इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशंस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ओके, सो इस सेशन में वी आर गोइंग टू कवर टू इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. द नंबर वन, wind, and the flower which gets pollinated by wind is known as Anemophilous flower and the process of pollination is known as anemophily. Okay, the flower is known as Anemophilous flower. क्लियर ना? तो जिसमें भी विंड से पॉलिनेशन होगा उस फ्लावर को हम Anemophilous फ्लावर बोलते हैं. यानी एक चीज तो क्लियर है ना कि यहां पे एजेंट्स जो है वो विंड है, एक हाई वेलोसिटी ऑफ एयर. बात समझ में आ रही है आपको? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, यानी जिस फ्लावर में विंड से पॉलिनेशन होगा उस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एनिमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रमोट करेंगे पॉलिनेशन बाय एनिमोफिली. लेट अस डिस्कस अबाउट दोस कैरेक्टरिस्टिक. द फर्स्ट वन, अगर पॉलिनेशन बाय विंड हो रहा है, विंड का मतलब एक हाई करंट ऑफ एयर जो ट्रांसफर कर रहा है पॉलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो एक चीज तो क्लियर है जो तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स को हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होना पड़ेगा, इनॉर्मस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना पड़ेगा. अदरवाइज होगा क्या, ये जो हाई वेलोसिटी ऑफ विंड होगी ये कुछ पॉलेंस को मतलब राइट डायरेक्शन में, कुछ पॉलेंस को लेफ्ट डायरेक्शन में, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन लॉस्ट हो जाएंगे. So to compensate the loss of the pollen grain in the wind, pollen grain has to be produced in enormous quantity. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होंगे तब जाके कुछ pollen grain स्टिग्मा तक पहुंचेंगे. क्योंकि जो हाई फ्लो ऑफ विंड होगा ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल निशाने पे pollen grain को ये टारगेट पे पहुंचा दे. बात समझ में आ रही है आपको ना? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये होना चाहिए. नंबर टू, अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर आप विंड से कर रहे हो, एयर से कर रहे हो, तो ये अंडरस्टूड है ना कि पॉलन ग्रेन जब विंड की वेलोसिटी से ट्रेवल करे तो स्टिग्मा को वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए. अगर स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड नहीं होगा तो एंथर और स्टिग्मा, मतलब अगर ये वेल एक्सपोज्ड नहीं होंगे तो होगा क्या, पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो सेपल्स में, पेटल्स में ट्रैप हो जाएंगे, कैलिक्स एंड कोरोला में ट्रैप हो जाएंगे ना. मतलब जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स है उसमें पॉलन आके ट्रैप हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा. और स्टिग्मा अगर एक्सपोज्ड होगा तो बहुत इजी होगा पॉलन को ट्रांसफर करना टूवर्ड्स द स्टिग्मा. बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलिक्स एंड कोरोला या तो एब्सेंट हो या बहुत रिड्यूस्ड होना चाहिए। रिड्यूस्ड का मतलब ये कैलिक्स कोरोना इतने साइज में स्मॉल हो कि स्टिग्मा एंड इवन एंथर ये वेल एक्सपोज्ड हो। तो ये जो पॉइंट है, ये चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन की है कि कैलिक्स एंड कोरोला और इवन पैरियंथ, पैरियंथ का मतलब ये नॉन एसेंशियल वर्ली होता है, या तो ये बहुत रिड्यूस्ड हो या ये एब्सेंट हो। सेकेंड कंडीशन क्या थी, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेमन एज वेल एज स्टिग्मा ये वेल एक्सपोज्ड हो। अगर एक्सपोज्ड होगा तो स्टिग्मा भी इजीली ट्रैप कर लेगा पॉलन ग्रेन को, एंड सिमिलरली स्टेमन भी इनर्मस क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन को रिलीज कर पाएगा। अगर स्टेमन भी रिड्यूस्ड होगा तो जो पॉलन वो लिबरेट करेगा वो पॉलन आके कैलिक्स एंड कोरोला में ही स्टक हो जाएंगे। ओके, तो स्टेमन का न्यूमरस होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है कि ये वेल एक्सपोज्ड भी हो। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी हो। फेदरी होने से एडवांटेज क्या मिलेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन आर द पाउडरी सब्सटेंस। ओके, एंड जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो स्टिग्मा का फेदरी नेचर हेल्प करता है पॉलन को ट्रैप करने में, स्टक करने में। बात समझ में आ रही है ना? इससे होगा क्या कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ही लैंड करेगा, उसमें ट्रैप्ड होगा एंड फिर वो मूव करेगा टुवर्ड्स द स्टाइल एंड ओवरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो दैट characteristic of stigma is very important, which promote the pollination by wind. And the fourth one that we have already discussed, that pollen grain are produced in enormous quantity to compensate the loss in the wind. Okay, so characteristics तो ये बहुत easy थे। अगर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे पॉलिनेशन बाय विंड होता है। ओके, एंड फ्लावर जिसमें विंड से पॉलिनेशन हो, दैट फ्लावर आर नोन एज एनेमोफाइलस। इसमें एनसीईआरटी ने बहुत सारे पोर्शन को कवर किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोफाइली। तो हाइड्रो नेम से इंडिकेट हो रहा है ना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड यहां पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर। बात समझ में आ रही है ना? बट एक चीज आपको याद रखनी है कि it is not mandatory that hydrophytes also possesses hydrophily. It means कि जितने हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स का मतलब वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होते हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनका पॉलिनेशन वाटर से ही हो, क्योंकि ऐसे बहुत से फ्लावर हैं जो सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, तब उसका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है या बाय एयर होता है, बाय विंड होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो पॉलिनेशन बाय वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? सिंपल ना, कि वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक वही होगा कि फ्लावर्स बहुत स्मॉल होंगे एंड पॉलन ग्रेन्स इनर्मस क्वांटिटी में रिलीज होंगे, क्योंकि यहां पे भी पॉलन ग्रेन्स को एक एजेंट चाहिए एंड दैट एजेंट इज वाटर। तो वाटर में भी अगर हाई अमाउंट में पॉलन ग्रेन लिबरेट नहीं होगा तो अगर कम पॉलन रिलीज होंगे तो क्या होगा? बहुत सारे पॉलन उस वाटर के थ्रू ही लॉस हो जाएंगे, कोई राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, कोई लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा, मे बी वो स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। तो स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए हाई अमाउंट में जब पॉलन लिबरेट होगा तो कुछ तो पॉलन स्टिग्मा तक लैंड करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अगर पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है तो वाटर से पॉलिनेशन वाले फ्लावर को हाइड्रोफाइलस बोलते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि थैलोफाइटा में भी होती है, एंड दैट म्यूसिलेज हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वेटिंग। बात समझ में आ रही है ना? तो म्यूसिलेज इज इट्स अ वाटरप्रूफ कवरिंग। तो ये म्यूसिलेज की जो कवरिंग है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस कवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वेटिंग, और ये चीज इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज नॉन फ्रेग्नेंट विदाउट नेक्टर। अब नेक्टर नहीं है तो इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोफाइलस फ्लावर। क्लियर? अब एनसीईआरटी ने आपके कुछ एग्जाम्पल्स को कवर किया है। हम लोग अभी पहले इन दो एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन इन जोस्टेरा
and the second one is pollination in Vallisneria. तो Zostera के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? Zostera marina. Zostera marina is the complete scientific name of Zostera. मैं इसको मेंशन कर रहा हूं Zostera marina. अब ये चीज नाम से क्लियर है ना, मरीना का मतलब ही हो गया कि इट इज फाउंड इन मरीन वाटर एंड इट इज टोटली सबमर्ज्ड, यानी ये पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है. ओके, तो ये चीज ऑलरेडी मैंने मेंशन की है दैट दे आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर. अब इनके पॉलन ग्रेन्स काफी लॉन्ग होते हैं, अराउंड 2500 माइक्रोन इन लेंथ. एंड इंपॉर्टेंस क्या है इन पॉलन ग्रेन्स के बारे में कि व्हेन दे रीच दिस स्टिग्मा, जब ये स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो ये स्टिग्मा को कॉइल कर लेते हैं. कॉइल करने का मतलब सपोज ये अगर इसका स्टिग्मा है तो पॉलन ग्रेन इसको अच्छे से कॉइल कर लेता है एंड कॉइल करने के बाद पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एंड दे स्टार्ट इट्स जर्मिनेशन. तो प्रोसेस बहुत सिंपल है एंड सब कुछ अगर आप इस चीज को देखें, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी. तो दीज आर विदाउट एन एग्जाइम, पहली चीज. एंड व्हेन दे रीच द स्टिग्मा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमर्ज्ड है, तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दे रिमेन टोटली अंडर वाटर एंड व्हेन द पॉलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा दे कॉइल अराउंड इट एंड दे जर्मिनेट. सेकेंड जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कवर किया है दैट इज पॉलिनेशन इन वैलिसनेरिया. वैलिसनेरिया का पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हाइड्रोफाइलस के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा इसको लेके कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है. पहली चीज़ क्या है कि जोस्टेरा मरीन था, इट्स अ फ्रेश वाटर स्पीशीज, तो दे आर टोटली सबमर्ज्ड एंड फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्मिक प्लांट. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो पार्ट है दिस इज मेल फ्लावर एंड जो आप ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ये पोर्शन है फीमेल फ्लावर का. ओके, अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि व्हेन मैच्योर मेल फ्लावर रिलीव्ड इट्स गैमीट, तो ये जो मैच्योर मेल फ्लावर्स हैं ये रिलीज्ड हो जाते हैं टू द सरफेस ऑफ वाटर. तो ये फ्लावर वाटर सरफेस पे आ जाएंगे, यानी पॉलिनेशन जो होगा वो सरफेस पे होगा. अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव वर्ल है, यानी ये जो मैच्योर फीमेल फ्लावर है ये एक लॉन्ग स्टॉक से होल्ड किया हुआ है. ये पूरा लॉन्ग स्टॉक है ना जिसके ऊपर ये फीमेल फ्लावर है. बात समझ में आ रही है? और यूनिक क्या है, जैसे ही पॉलिनेशन होगा, जैसे ही ये मेल फ्लावर फीमेल वाले फ्लावर पे लैंड करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो लॉन्ग स्टॉक है ये कॉइल्ड करके फ्लावर को पुल्ड कर लेगा, यानी फ्लावर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्लावर गेट्स पुल्ड डाउन. दिस इज वेरी यूनिक और ये सिर्फ आपको वैलिसनेरिया में देखने को मिलता है. तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और ये आपको याद रखना है फीमेल फ्लावर को एक लॉन्ग स्टॉक होल्ड करता है. तो पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर पे होगा और पॉलिनेशन के जस्ट बाद फर्टिलाइजेशन होते ही ये स्टॉक पुल्ड हो जाएगा. पुल्ड होने के जस्ट बाद ये प्रोसेस अब सबमर्ज्ड हो जाएगा. ओके, तो ये चीज मैंने मेंशन की है कि पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल फ्लावर इज pulled down. Okay, so after the Zostera and Vallisneria, NCERT also covers seagrasses, but इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही सारे अप्लाइड होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोफाइलस के हैं. ओके, बस यहाँ पे जो आपको चीज यूनिक रखनी है, जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट है तो हम कोई भी लाइन स्किप नहीं कर सकते ना. तो सीग्रासेस में क्या होगा कि फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, तो ये वाटर के अंदर रहेगा. ओके, एंड सेकेंड द पॉलन ग्रेन ऑल्सो रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, यानी यहां पॉलिनेशन सरफेस पे नहीं होगा. तो पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर. क्लियर ना, ये भी वाटर के अंदर रिलीज्ड होगा एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर. तो फर्टिलाइजेशन भी वाटर के अंदर होगा.
ओके, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। क्लियर ना? तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू पॉलिनेशन इन जोस्टेरा, वैलिसनेरिया एंड सी ग्रासेस। और इस सेशन में हम सिर्फ 2 ही टाइप्स कवर कर रहे हैं, फर्स्ट एनेमोफाइलस एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफाइलस। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद जितने भी टाइप्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन में वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।